देखिए, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आपके पास ज्ञान होता है, वो एक अलग मामला है और उत्तर लेखन एक अलग मामला है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो लेकिन उत्तर लेखन आपका अच्छा ना हो, प्रभावी ना हो सकता है किसी का ज्ञान बहुत कम हो और उसका उत्तर लेखन काफ़ी प्रभावी हो। जितना जानता है वो बहुत सही तरीके से, बहुत आकर्षक तरीके से उसे उत्तर में अपने दर्शाने में कामयाब हो जाता हो। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई दुकानदार है, उसके दुकान में कोई सड़ा सा सामान है लेकिन उसको बहुत अच्छा बताकर वो बेच देता है। लेकिन कोई दुकानदार है जिसके पास बहुत अच्छा सामान है, फिर भी उसको बेचने की कला न होने की वजह से वो सामान नहीं बेच पाता है। तो यहाँ पर आप अपने आप को ठीक उस दुकानदार के हैसियत पे रखिए और आपको ये पता है कि परीक्षा में आप तो दिखोगे नहीं एग्जामिनर को, तो आपका उत्तर ही दिखेगा। उत्तर को आपको, इस प्रोडक्ट को बेचना है। हज़ारों कॉपियों में आप ही की कॉपी पे वो नंबर दे, ऐसा आपको युक्ति करना पड़ेगा। तो उत्तर लेखन की जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारे यहाँ 1 जुलाई से उत्तर लेखन अभ्यास शुरू है। स्टार्टिंग में कम से कम 15 दिन आपको जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न पे अभ्यास करिए। इसके बाद धीरे धीरे क्वालिटी और ज़्यादा डेवलप करेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, इस तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे एक प्रश्न है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हो रही है, इसका महत्व पूछ रहा है और दूसरी क्या चीज़ पूछ रही है कि निष्पक्ष कार्य करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं इस प्रश्न के। तो आपने महत्व एक लिख लिया, दूसरा कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान। ये 2 तो आपको हेडिंग डालनी ही डालनी है, महत्व और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराने वाले प्रावधान, ये 2 हेडिंग रहनी है। लेकिन भूमिका में क्या रहेगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। भूमिका में क्या करेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा करेंगे कि क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। उसके बाद अंत में आपका निष्कर्ष होगा, आगे की राह होगी, जो भी होगा, जहाँ पर आप समाधान बताते हुए अपनी बात को रखेंगे, ख़त्म करेंगे। ये पार्ट्स आपको यहीं से डिसाइड करने हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। इसको चाहें तो आप अपने मन में रख लें। अगर शुरुआत में आपको उत्तर लेखन अभी अभ्यास करना है तो कहीं पर लिख लें, ये 4 तो हमको लिखने ही लिखने हैं। अभी चित्र, ग्राफ, ये सब भूल जाइए, अभी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों से आपको नहीं, अपने आप को परफेक्ट करना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 10 से 15 दिन इसी तरह आप प्रश्नों को तोड़ेंगे और तोड़ करके इसी तरीके से लिखेंगे। तो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से। चलिए, ये पहला प्रश्न है, पढ़ देते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम है तथा इसे न्याय प्रणाली की रक्षा के लिए अभिकल्पित किया गया है, जिससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहे। एक स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका तथा लोकप्रिय मतों के प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त होती है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बता दिया, एक हेडिंग, और फिर स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, अनुच्छेदों सहित ये बता दिया, और फिर आगे की राह या निष्कर्ष आपने अंतिम पैरा में लिख दिया। तो इस तरीके से आप अभ्यास अपना शुरू करेंगे। काफ़ी जो छात्र हैं वो अलग पैटर्न, जो पुराना एक परंपरागत पैटर्न है पैरा वाला, कि कुछ भी लिख दिया, हेडिंग कुछ नहीं दी। देखिए, अभी ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैंने वही दुकानदार वाली जो बात बताई उसको ध्यान रखिएगा कि आपको ही ज़्यादा क्यों अंक दे, उसको पढ़ने की आवश्यकता आप कैसे ख़त्म करो। वो पढ़ना नहीं चाहता एग्जामिनर, आपके जो पूरा उत्तर है नहीं पढ़ना चाहता है।
तो आप उसका काम जितना आसान करोगे वो आपको उतने ही अंक देगा। अगला प्रश्न है, आपके मन में ये बात उठी होगी जो मैंने पहले प्रश्न डिस्कस किया होगा कि अगर प्रश्न इस तरह से नहीं आता है कि आसानी से उसको तोड़ पाएँ तब क्या करें। तो प्रश्न को बार बार पढ़ें। यहाँ पे दिया है कि भारत की निवेश चालित समृद्धि के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का पुनर्विलोकन महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ से आपको अपने से तोड़ना है। तोड़ना तो है, हर प्रश्न को पहले ही आपको विचार कर लेना है कितने इसके पार्ट्स होंगे, क्या क्या हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पे भूमिका में तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बताना है, डिफाइन करना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। उसके बाद पुनर्विलोकन की बात हो रही है तो आपको पहले महत्व की चर्चा करनी है। यहाँ पे महत्व बता देना है थोड़ा सा कि क्या महत्व है PPP का। तो भूमिका और जो महत्व है ये पूरी तरीके से एक साथ PPP को डिफाइन कर देंगे। फिर पुनर्विलोकन की आवश्यकता क्यों है, पुनर्विलोकन क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थात कोई कमियां होंगी, उन कमियों को यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे तो एक हेडिंग ये हो जाएगी। और फिर ऐसा नहीं कि समस्या बताकर आप छोड़ दोगे, समाधान, अगर समस्या बता रहे हो किसी प्रश्न में तो समाधान जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। समस्या बता करके निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे कभी भी। किसी प्रश्न में अगर समस्या बता रहे हैं तो आप उसका समाधान जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिर समाधान बताएंगे तो समाधान का एक हेडिंग हो गया। अंततः निष्कर्ष, आगे की राह। आगे की राह में अक्सर देखिएगा संविधान के कोई अनुच्छेद, कोई कानून, विधि, कोई फैसला, कोई समिति की रिपोर्ट, विश्व बैंक, UNO उसी कोई रिपोर्ट का अंश, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं निष्कर्ष में। तो जितने भी पेपर आपके चारों पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपका वैकल्पिक विषय, उनके लिए आपको इन रिपोर्ट्स की कुछ खास बातें हैं, उनको हमेशा अपने मन में रखना है, उसको याद करके रखना है और फिट कर देना है निष्कर्ष में। तो आपका निष्कर्ष में 4 चांद लग जाएंगे। उदाहरणतः दिखाते हैं। अब यहाँ पर PPP के बारे में आपने बता दिया क्या होता है, फिर महत्व बता दिया क्या होता है, पुनर्विलोकन की क्यों आवश्यकता है ये बता दिया आपने, क्या कारण है पुनर्विलोकन के, फिर आवश्यक सुधार क्या हो सकते हैं, सुधारों की चर्चा यहाँ पर इस तरीके से कर दी, या ग्राफ, ये बाद में हम आपको बताएंगे, अभी आपको शुरुआत में इसी तरीके से करना है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखिए चीज़ों को बहुत तेज़ी से। अगर पॉइंट्स में ना आए तो पैरा में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। कोई पार्ट आपने पॉइंट में लिख दिया, कोई पैरा में लिख दिया, किसी में चित्र बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। आवश्यक सुधार हो गए और उसके बाद आगे की राह क्या हो सकती है। इससे आगे की राह में अतः PPP मॉडल के महत्व को देखते हुए इसकी समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए विजय केलकर समिति की अनुशंसाओं का समय पर क्रियान्वयन प्रासंगिक हो सकता है। तो यहाँ पर एक समिति की आपने चर्चा कर दी कि उसने जो रिपोर्ट दी, अनुशंसाएं की, उसका समय पर क्रियान्वयन इस हेतु प्रासंगिक हो सकता है। इसे मैं ग्रुप पर भी शेयर कर दे रहा हूँ। इन दोनों जो प्रश्न हैं इनके उत्तर को देखिए और इसी पैटर्न पे प्रश्न को समझ करके उसे तोड़ करके लिखने का अभ्यास करिए। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। 15 दिन में आप बहुत अच्छा उत्तर लिखने लगेंगे। उसके बाद फिर प्रयोग शुरू होंगे। अभी प्रयोग मत करिए शुरुआत में, कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत बेहुदा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर चित्र बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अंधाधुंध नहीं रंगीन करना है, ठीक है। चलिए ऐसा करिए, आज से प्रारंभ करिए, फिर बताते हैं। जो कमियां दिखेंगी उसको फिर डिस्कस करेंगे। अन्य व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के लिए और 2023 के लिए प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए बैचेज स्टार्ट हैं।
ये व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। बाकी उत्तर लेखन अभ्यास समाज शास्त्र लोक प्रशासन की क्लासेस वो प्रारंभ हैं, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं अगर वो विषय रखना चाहते हैं वैकल्पिक तो। बहुत बहुत धन्यवाद।